हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन भी बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा सुंदरता के साथ, बहुत ज़्यादा सजा के और फिर एक अच्छे प्रेजेंटेशन के वे में, अच्छी कहानियों के साथ, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपके सामने परोसा है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोग को बोला कि आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आप लोगों को जितने भी कमेंट्स हैं, मैं हर वीडियो के नीचे पढ़ रहा हूँ, लेकिन हर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। तो कई बार बच्चा निराश हो जाता है कि सर आप नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब मैंने एक दिन फोन में भी दिखाए थे आपको, इतने ज्यादा कमेंट्स हैं, वो हजारों की तादाद में है ना। और इतने सारे अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं ये अच्छा कंटेंट कब आपके लिए बना पाऊंगा। तो आप इतना कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको कमी भी लगती है ना कंटेंट में, वैसे तो कोई भी बच्चा नहीं बोलता कि कोई कमी है, लेकिन स्टिल आपको कोई इशू भी लगता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर उस चीज को ठीक करने की कोशिश में लगा रहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं, हर चीज मेरे को पता है और पूरा कोशिश करता हूं बेस्ट से बेस्ट आपको दूं। आप किसी भी टीचर का कोर्स उठा के देखिए, क्या किसी टीचर ने इस तरीके का कोर्स दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डायरेक्ट एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इतना सारा पढ़ा दिया कि उसमें से कुछ आ ही नहीं रहा है। मेरे को पता है कि मेरे को क्या पढ़ाना है, और वो डायरेक्ट एग्जाम में भी आएगा, ये भी पता है। और आप लोग को मैं टाइम टू टाइम प्रूफ भी देता रहता हूं। ऐसा नहीं करता हूं कि डेली मैं कोई ना कोई प्रूफ डालता रहूं। अब जैसे ही कोई पेपर खत्म होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी उसके एमसीक्यू हैं उन सबको एनालाइज कर लूं, और उसके बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ जाता हूं, या फिर उसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूं। सेम ही चीज आप देखिए कि इवन यूपीएससी के अंदर हमारे 30 सवाल आए डायरेक्ट, है ना। हमारे कंटेंट से यूपीएससी में 30 सवाल आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा आप लोग के लिए, है ना। तो ये चीज जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, मैं ज्यादा प्रमोशंस की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, तो वो आप लोग कीजिए प्लीज। इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अगर पता नहीं लगेगा इस बारे में, तो फिर ज्यादा बच्चों का भला भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बतानी है अपने मुंह से, तब लोगों को समझ आएंगी कि यहां पे कोई है एक इंसान जो आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड यहां पे कर रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। इसके अंदर देखिए तमाम वो चीजें देखेंगे, जैसे एक तो ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई, उसके बाद कौन लोग आए यहां पे और उनका हैबिटेट कैसा था, वो क्या करते थे। एक तो ये कहानी पूरी की पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम वैदिक की तरफ जंप करेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या होगा और कैसे कैसे चीजें बढ़ेंगी। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि देखिए अलग अलग टाइप के सोर्सेज हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर क्या होता है कि नीचे से कोई चीज खुदी हुई बाहर आई, तो उसको हमने स्टडी किया और उसके बिहाफ पे हमने पूरी की पूरी थ्योरीज गढ़ी। और एक है लिटरेरी सोर्स की, बहुत सारे इतिहासकार उस टाइम के लिख गए हैं बहुत सारी चीजें, जिनको आज हम रेफरेंसेस के तौर पे लेते हैं, अलग अलग राइटर्स का देखते हैं ना, या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो भी आज के तो है नहीं, पुराने हैं। तो उन सबसे निचोड़ निकाल के हम एक पूरी की पूरी कहानी गढ़ते हैं कि भैया पुराने लोग जो हैं वो ये करते होंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा फोकस रहने वाला है, देखो इंडस वैली में, नियोलिथिक वगैरह में, ये यहाँ पे तो मैंने नीचे गढ़ी हुई चीजों का तो बता ही दिया आर्कियोलॉजिकल का, लेकिन अब जो है हम लिटरेरी वर्क की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे किताबों से हमें ये सारी की सारी चीजें पता लगती हैं। समझ गए आप इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना डिले के। आप देखो कि इसको शुरू करने से पहले पूरे के पूरे कि हम आर्यंस के ऊपर जाएं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि 3 तरह की एजेस यहाँ पे हैं। अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखूं, आप देखो कि स्टोन के अंदर देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर पाषाण काल जो है पैलियोलिथिक हो गया, मीसोलिथिक हो गया, और तीसरा क्या हो गया, नियोलिथिक हो गया, ठीक है दोस्त। ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तीनों ही पाषाण काल की एजेस हैं। इसके अलावा दूसरी एज जो बनती है वो ब्रॉन्ज एज बनती है, लेकिन आप देखिए कि इससे पहले भी एक एज आती है, उसका नाम है चालकोलिथिक एज, जिसको कि तांबा जहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, है ना। तो वो चालको जो है, चालकोलिथिक, ये जो चालको है और ये जो ब्रॉन्ज है, ये दोनों एक साथ चली हैं, ये सब पैरेलल काम हुआ है। अब देखो कि होता क्या था कि देखिए पहले तो इंसान ने कॉपर ढूंढ लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि इसको अगर ताकतवर बनाना है तो इसके अंदर कुछ और मिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो और कुछ मिक्स करने के लिए उसको पता ही नहीं था पहले, तो फिर धीरे धीरे टिन खोजा उसने। जब टिन खोजा तो कॉपर और टिन मिला के बनाया ब्रॉन्ज। तो वहां से जो हथियार बनाते थे या कुछ भी अस्त्र शस्त्र बनाते थे वो स्ट्रॉन्ग बनते थे, कोई भी टूल्स भी बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बनते थे। और यूजुअली क्या होता था कि इसमें मेहनत बहुत लगती थी, है ना, क्योंकि आप देखिए कि पिघलाएंगे, उसको मिक्स करेंगे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसानों ने खोजा कि आयरन जो है, लोहा जो है, वो भी इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग है ब्रॉन्ज के, यानी कि आयरन भी टूट नहीं रहा है, आयरन भी जबरदस्त चीज है। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो फिर हम आयरन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में फिर क्या आ गई, आयरन एज आ गई। और ये सब पैरेलल चल रहे थे। और जैसे कि मान लो कि कोई हाई लेवल की सोसाइटी के लोग हैं, वो क्या इस्तेमाल करते थे, वो ब्रॉन्ज करते थे। क्यों? क्योंकि जो चीज मुश्किल है वही महंगी होगी वाली चीज है ना, तो
वैसे ही आपको लगता है, तो ये मुश्किल था बनाना और इसीलिए कुछ ही लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो रेगुलर में है, लोकल आर्मी जो हुआ करती थी, लोकल आर्मी चीफ्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो लोहे का इस्तेमाल करने लग गए थे। समझ गए? ये तीनों एजिस का मैंने आपको बता दिया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखिए कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो आर्यंस हैं, आर्यंस ने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाश किया, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी नेचुरल कैलामिटी ने इंडस वैली का नाश किया। अब इसमें क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें कहीं भी कोई हथियार का निशान नहीं मिलता है, तलवारों के कोई निशान नहीं मिलते हैं, और ना ही आज तक कोई तलवार वहाँ से निकली है। आप खुद सोचो कि अगर इंसान उस टाइम पे तो तलवारों भालों इन्हीं चीज़ों से लड़ते थे। अगर ऐसा हुआ होता तो ज़रूर नीचे ज़मीन में वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती। तो मैंने पहले भी बताया कि वो नहीं मिली, और इसका मतलब है कि पीसफुल सोसाइटी थी। लेकिन होता क्या है कि आर्यंस जो हैं, जब वो भारत के अंदर एंटर करते हैं, अब ये आए कहाँ से, ये एक अलग कहानी है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन जब ये भारत के अंदर एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके पास होता है लोहा। और मैंने बताया था इंडस वैली लोगों के पास लोहा नहीं था, आयरन एज बाद में आई है ना। मतलब ये सब चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ऐसा मान लीजिए कि भारत में एक जगह पे यहाँ पे आयरन खोज लिया, दूसरी जगह पे आयरन नहीं खोजा है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर ही चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ टिन ही चल रहा है। इस तरीके से सिस्टम चलता था, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, है ना। सब पैरेलल चल रहा है। लेकिन इंडस वैली वालों के पास जो है आयरन नहीं था, ये 100% है, उनके पास केवल कॉपर ही था। अब जब आर्यंस आते हैं तो आर्यंस के पास उनको लोहे का पता होता है, तो वो लोहे से पूरी की झाड़ पत्तियां काटते काटते आ जाते हैं, क्योंकि जंगलों को काटना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा लोहे के साथ, है ना। तो वो जब लड़ेंगे भी, तो आप सोचो कि अगर कोई उनके साथ लाठी के साथ लड़ेगा, लकड़ी के डंडे के साथ लड़ेगा, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो ऐसा बोला जाता है कि आर्यंस ने आकर यहाँ पे आक्रमण किया, इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया, और कुछ लोग यहाँ से जो है वो साउथ इंडिया की तरफ फिर भागे। और आज जो राखीगढ़ी में हमें कंकाल मिलते हैं, उनके डीएनए से जब हम साउथ इंडिया के लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो साउथ में जो भारत के लोग हैं वो ज़्यादा नेटिव टू इंडिया हैं, यानी कि वो नेटिव इंडियंस माने जा सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ के लोग, है ना। तो यानी कि ये हुआ होगा, ये एक थ्योरी है, इसके बारे में कोई कंफर्म्ड थिंग नहीं है, लेकिन उस डीएनए से मैच करके अगर आप पाएंगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। वहीं पे नॉर्थ वाले लोग का मैच करेंगे तो उतना उसके साथ मैच नहीं होगा, 40-45% हो जाएगा, है ना। लेकिन जब वहीं पे साउथ वालों का करेंगे तो 80-90% भी उसके साथ मैच हो सकता है डीएनए। तो वहाँ से एक आइडिया निकलता है कि शायद ये जो साउथ वाले लोग हैं यही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होंगे जो वापस से उठ के साउथ के अंदर आ गए, है ना, आज के साउथ के अंदर। तो इस तरीके से हम ये निष्कर्ष पे निकलते हैं। और ये आए कहाँ से आर्यंस, तो इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दे रखी थी। जैसे कि आप देखिए कि जो तिब्बत होम थ्योरी है, कि कोई बोलता है कि तिब्बत से आए हैं ये सारे के सारे आर्यंस, तो ये किसने बोला था, ये आप बोलेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने बोला था ये। और ये पेपर में सवाल आ भी रखा है और आगे फिर दोबारा आ सकता है। फिर वहीं पे जो आर्कटिक होम थ्योरी है, कि एक पर्सन ने बोला कि भैया ये तिब्बत से नहीं आए हैं, ये तो आर्कटिक सर्कल से आए हैं, है ना, नॉर्थ पोल जो है अर्थ की वहाँ से आए हैं, तो जहाँ पे एकदम बर्फ पड़ा करती है, आर्कटिक सर्कल, समझ रही है ना। तो आर्कटिक होम थ्योरी जो है, ये आर्यंस का घर आर्कटिक सर्कल के पास है, ये किसने दी थी, तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम बीजी तिलक भी बोल देते हैं और लोकमान्य तिलक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आर्यंस आए कहाँ से। ये दोनों थ्योरीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पहले वाली तो पूछ रखी है, आर्कटिक वाली भी कभी भी पूछ लेगा, ठीक है। अब अगली बात, क्या सिर्फ आर्यंस ने ही ऐसा किया है या नेचुरल कैलेमिटी से भी ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसा भी अंदेशा लगाया जाता है कि उस टाइम पे हो सकता है कि कोई फ्लड वगैरह आया हो, बहुत बड़ी तबाही मची हो, जिसके कारण जो है इंडस वैली के लोग खुद को बचा नहीं पाए और फिर वो एक टाइम पे जाके एक्सटिंग्विश हो गए। क्योंकि आपको पता है कि वो लोग इकट्ठे कहाँ हुआ करते थे, सिटाडेल में हुआ करते थे। अब मान लो कि कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, जो जैसे अब मान लो कोरोना वायरस ही आ गया, है ना, तो जिसने आदि इतनी सारी आबादी को तबाह कर दिया, ऐसे ही वहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि सारे के सारे इंडस वैली वाले तबाह हो गए, जो बचे वो एरिया रहने का अनुकूल नहीं रहता, तो उठ के वो जो है भारत के साउथ में आ गए। एक ये थ्योरी भी नेचुरल कैलेमिटी वाली होती है। अब लेकिन एनसीईआरटी जो थ्योरी को बोलती है वो बोलती है आर्यंस की थ्योरी को। तो हमें नेचुरल कैलेमिटी वाली थ्योरी में नहीं जाना है, हमें अब आर्यंस वाली थ्योरी में जाना है। क्यों? क्योंकि पेपर में सवाल भी आर्यन थ्योरी से आ रहे हैं, इस वजह से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आर्यन थ्योरी है। अब आर्यन थ्योरी एक और चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर जो बोला जाता है कि वैदिक कल्चर का बढ़ावा दिया जा रहा है,
वो वैदिक कल्चर कहाँ से आ रहा है? वो आर्यन से ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ही एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा चीज़ें अजीब लगनी आगे शुरू हो जाएंगी कि जिस हिंदू धर्म को हम मान रहे हैं तो वो फिर इसका मतलब है कि आर्यंस ने दिया, और आर्यंस कहाँ से आ रहे हैं? वो तो बाहर से आ रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति लोगों के माइंड में पैदा हो जाएगी, और ये क्वेश्चंस पैदा होने जेन्युइन भी हैं, और इनका कोई खास सॉल्यूशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। कोई बनाना चाहे, कोई आपको लिंक करके बताना चाहे कि कैसे वो इंटरेस्टिंग है, तब तो बात बनेगी। लेकिन अगर कोई उसको लिंक ना कर पाए ना, और उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट ना कर पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन अब आपके तरफ फेंक दिया आपके कोर्ट में कि क्या हुआ होगा, कैसे, मतलब हम वैदिक किसको बोल रहे हैं? तो उसका एक सीधा सा उत्तर ये भी है कि जो हिंदू धर्म है, बेसिकली हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो धर्म तो सनातन है। अगर देखा जाए तो सनातन बहुत पुराना है ना, जिसको हम हजारों सालों पुराना, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जैसे रामायण बोला हमने, है ना, तो आज की डेट के कंपैरिजन में 9000 साल पीछे, है ना। फिर श्री कृष्ण की बात करते हो, आज की डेट में लगभग 5200 साल पीछे। तो हम बोलते हैं कि सनातन तो बहुत पुराना है, वो बहुत पौराणिक है। लेकिन बात फिर वही है कि उसके साक्ष्य हमें, जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं शिवलिंग की बात करते हैं, तो मैंने उस टाइम इंडस वैली में भी बताया था कि वहाँ पे जो है, जिसको आप शिवलिंग कह रहे हैं, वो एनसीईआरटी खुद भी इस चीज़ को बोलती है कि वो हो सकता है गेम के जैसे चेस बोर्ड वगैरह के जो है पासे हों। तो फिर वो अभी साक्ष्य हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मैं खुदाई की बात कर रहा हूँ, मैं आप ज़बरदस्ती इसको दूसरे एंगल से मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप सनातन की बात करेंगे तो बहुत पौराणिक, और अगर आप वैदिक की बात करेंगे तो वो आर्यंस के थ्रू आया है। और यहीं पे दिक्कत है कि मैक्सिमम लोग भारत के अंदर जो है केवल और केवल वैदिक कल्चर को ही फॉलो करते हैं, वो सनातन को फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं। और आप देखेंगे कि वैदिक के अंदर भी जो है, ऋग्वेद के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं और उसके बाद के वेदों में जो चीज़ें आती हैं, वो एकदम बहुत सारी चीज़ों में वैरायटी है, डिफरेंस है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग लेटेस्ट वाली चीज़ को पहले अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ऋग्वेद को छोड़ के लोग अगले वाले वेदों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिलावट की कोशिश जो है वो अगले वाले वेदों में ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऋग्वेद। तो इसलिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे वैदिक कल्चर के अंदर। वो सब मैं बताऊंगा आपको कि क्या दिक्कतें हैं, क्या एनोमलिटीज़ हैं, जिनके कारण आपको थोड़ा सा एक आपके मन को ठेस भी पहुंचेगी, लेकिन रियलिटी यही है। ठीक है भाई, तो चलिए अभी आर्यंस की बात करते हैं हम। इसमें क्या है कि आर्यंस जो है वो वैदिक कल्चर को लेके आए हैं भारत के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो है एक रेस कंसीडर होना शुरू हो गई थी 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो 19वीं सदी के आसपास में इसको एक रेस कंसीडर किया जाता था। फिर उसके बाद क्या है कि इन्होंने ही सबसे पहले आयरन का इस्तेमाल किया था। वो मैं बता चुका हूँ कि पेड़ पौधे सब काटते काटते ये आगे बढ़े थे, तो वो लोहे का इस्तेमाल जो है आर्यन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पोक इनटू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे जितने भी थे। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं, बाद में इनको एक तरह से आप ये कह सकते हैं विच लेटर इमर्ज्ड इनटू संस्कृत एंड ग्रीक एटसेट्रा, यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक तरह से ये कह लीजिए कि बाद में जो है हमारे पास जैसे संस्कृत आई, ग्रीक लैंग्वेज आई, तो यही इंडो यूरोपियन बाद में ट्रांसफॉर्म हो गई इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। समझ गए आप इस चीज़ को? तो ये मैंने आपको एक पूरा ब्रीफ आउट दे दिया है आर्यंस के बारे में। अब इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। अब देखो कि ऐसा है कि अलग अलग थ्योरीज अलग अलग चीज़ें बोलती हैं, लेकिन कुछ थ्योरी ऐसे बोलती हैं कि ये लोग जो है मध्य एशिया से आए होंगे, यानी कि एशिया के एकदम सेंट्रल पार्ट से। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया साउदर्न रशिया से आए होंगे, है ना, कि साउदर्न रशिया से ये मध्य एशिया में चले गए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज है, मैंने पहले भी बताया आपको माइग्रेशन की इनकी थ्योरीज है। और फाइनली फिर ये जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आकर बस गए इंडो आर्यंस, या फिर उनको बाद में आर्यंस का भी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से अलग अलग डोलते डोलते आ रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ है कि आर्यंस ने एक वर्ड लिखा है पुरंदर। तो ये पुरंदर वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड इंदिरा के बारे में लिखा गया है कि जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते और बहुत सारे किले जो हैं अपने अंडर ले लिए। अब कुछ लोग हो सकता है कि इसको शायद वही इंद्र समझ रहे हो जिसको आप वर्षा का देवता बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इवेंचुअली जो है भगवान भी बदलते जा रहे थे समय के साथ। उस टाइम पे तो भगवान बिल्कुल, आप देखिए कि पहले तो इंडस वैली वाले किसको, योनि की पूजा कर रहे हैं, पैलेस की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आर्यंस हैं ये अपना वैदिक कल्चर लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे भी जिस पुरंदर की बात कर रहे हैं, लॉर्ड इंद्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये समझ आता है हमें कि जो इंद्र की बात हो रही है, ये अगर अलग अलग किले जीत रहे हैं तो भाई अगर देवताओं के राजा हैं तो उन्हें अलग अलग किले जीतने की क्या जरूरत है, वो भी धरती के ऊपर, है ना। तो वो एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सी थिंग है। लेकिन अगेन बात यही है कि ये एक नॉर्मल इंसान होंगे या कोई राजा होंगे लॉर्ड इंद्रा यहाँ पे इनके,
और ये अलग अलग किले जीत रहे हैं, ये युद्ध कला में माहिर है ना, अलग अलग लोगों को मार काट करके और वहाँ पे अपना राज्य एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, हमें जो समझ आती है इस पूरी की पूरी कहानी से। फिर इसके बाद जो है अर्ली वैदिक आर्यंस जितने भी हैं ये बसे कहाँ पे आके, ये जिस एरिया में बसते हैं फाइनली आके उसको बोलते हैं सप्त सिंधु, यानी कि 7 नदियों का देश एक तरह से इसको कह सकते हैं, है ना। अब 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर। साउथ एशिया के अंदर ये पूरी की पूरी 7 नदियाँ हैं। पहले तो देखिए 7 रिवर्स में सिंधु नदी आ गई। अब ये क्या करते हैं पेपर में, इसको ऐसे नहीं पूछेंगे पेपर में पूछेंगे कि इन 7 की 7 नदियों के ना पौराणिक नाम पूछना शुरू कर देंगे। जी हाँ, ये 7 की 7 नदियों के पुराने नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स आपको पता होने चाहिए। यूजुअली कई लोग इसको स्टैटिक में करवा देते हैं, लेकिन मैं अपने कोर्स के अंदर इनबिल्ट करवाता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि अलग से स्टैटिक में कराने का इन चीज़ों को कोई सेंस नहीं बैठता है। ये इनबिल्ट थिंग्स है तो इनबिल्ट ही होनी चाहिए। अब देखो कि 7 नदियों में एक है सिंधु नदी जिसको इंडस बोलते हैं, या कई जगह पे आपको सिंगी खंबन भी मिल जाएगा। ये सिंगी खंबन एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ये आपको नाम ही नहीं पता होगा तो फिर आप एग्जाम में मार्क क्या करोगे, है ना। तो ये चीज़ है। फिर अगली है वितस्ता, ये तो सीजीएल के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है वितस्ता के बारे में। तो इसका जो नाम है झेलम भी हो सकता है या हाइडेस्पस भी हो सकता है। अगर वो मैं आपसे पूछूं बैटल ऑफ हाइडेस्पस कौन सा है, तो अगर कोई बच्चा भी आप में से बता पाए, पॉज करके एक बारी वीडियो को, क्या आप बता सकते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस कौन सा है। ये हाइडेस्पस नदी की बात जो हो रही है। अगर आपने एक सोनी पे नाटक आता था पोरस के नाम से, है ना, देखा हो, अगर हम पढ़ेंगे पोरस के बारे में पढ़ेंगे, तो अलेक्जेंडर और पोरस का वो जो युद्ध है ना, वो सारे का सारा जो है यहीं पे देखने को हमें मिलता है, झेलम नदी के पास, और उसी को बैटल ऑफ हाइडेस्पस भी बोल देते हैं। फिर इसके बाद जो है असीकनी नदी जो है, ये किसका नाम है पौराणिक, ये है आज की डेट में अगर बोलेंगे तो चेनाब का, या फिर चंद्रभागा भी बोल देते हैं। इसके अलावा पुरुषनी नाम है रावी का, या फिर कहें कि एरावती का। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। रावी का ही नाम पुरुषनी भी है, एरावती भी है। इसके बाद विपाशा मत बोल देना, विपाश है, ठीक है, विपाश, जिसको आज की डेट में ब्यास हम लोग बोल देते हैं। फिर जो सतलुज नदी है उसको पहले क्या बोलते थे, शुतुद्री, ये भी पेपर में पूछा गया था। तो शुतुद्री बोल सकते हैं, सतलुज बोल सकते हैं, या ज़ेरोड्रोस बोल सकते हैं। ये एक नाम एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ज़ेरोड्रोस, ये भी पेपर में आ सकता है। अगर नहीं पता होगा तो नहीं मार्क करके आओगे, सिंपल सी बात है। मैंने जैसे कि बोला, मैं पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और इन्हीं 7 नदियों में जो आखिरी नदी है वो है सरस्वती नदी, जो कि आज की डेट में लुप्त हो चुकी है। और अगर धीरे धीरे, आपने एक मूवी देखी अभी कल की मूवी आई है ना, उसमें क्या दिखाया गया था कि फ्यूचर में इंसान, और गंगा सूख गई है पूरी की पूरी। तो जैसे सरस्वती सूख गई ऐसे गंगा भी सूख जाएगी, अगर आज आप इंसान लोग जो हैं ध्यान नहीं देंगे। इंसान को केवल और केवल पढ़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, बिल्डिंगें बना लो, बड़े बड़े शीशे लगा लो, लेकिन जो नेचुरल थिंग्स इंसान को मिली हैं, जिनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है इन बिल्डिंगों से, इन ताबूतों से, वो उसको यूटिलाइज ना करके वो उसको एक तरह से वो कहते हैं एक्सटिंग्विश करने में लगा है, बिल्कुल ही खत्म करने में लगा है। जंगल के जंगल काट रहा है, नदियों का जो रुख है पूरा चेंज कर रहा है केवल अपने फायदे के लिए। पता लगे ये नदी ऐसे बहती थी, इंसान ने उसको मोड़ के यूं कर दिया। तो भाई जो एक नेचुरल थिंग बनी हुई है, नेचुरल फ्लो बना हुआ है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी की पूरी धरती जो है नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी आप देखिए आज इतनी बीमारियां फैल गई हैं, ना हवा शुद्ध रही ना पानी शुद्ध रहा, बेकार हो गया सारा का सारा सिस्टम। तो ठीक है, तो उसके पीछे जो सबसे सेल्फिश मोटिव जो है वो इंसान का ये है। किसी एनिमल को तो दोष दे नहीं पाओगे, इंसान को ही दोगे। इसके अलावा ये प्रोफेशन क्या किया करते थे जो आर्यंस थे, ये काम की चीज़ है हमारे, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाएगा, ऐसी चीज़ें ही पूछी जाएंगी क्योंकि वो किसी ना किसी स्टेटमेंट में पूछ लेगा। फिर आप क्या करोगे, तो जो इनका काम था ना वो पेस्टोरलिस्ट, यानी कि जो आप कह रही भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं ना, चरवाहे टाइप हो गया, ठीक है। तो पेस्टोरलिस्ट, कैटल रियरिंग, यहाँ पे पशुपालन बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो पशुओं को ये पालता था, जैसे कि हो गया कैटल, शीप, गोट, हॉर्सेस, और इनके एक और भी इसका पर्पस था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि पशुओं को दूध दोहने के लिए इसने पाल लिया। जैसे अब भेड़ है तो भेड़ से इसको वूल मिल जाती है ना, तो उसके लिए इसने भेड़ को पाल लिया कि जैसे उसकी वूल आएगी काटेगा और कपड़े बना लेगा। तो ये इसका मतलब है कि ये एनिमल्स की खाल के, उनकी वूल के जो है कपड़े बनाया करते थे। यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है। नेक्स्ट है, फिर आप हिंदी में भी देख लिए, इंग्लिश में भी देख लिए कि पशुपालन के अलावा ये और क्या किया करता था। ये शिकार किया करता था, बढ़ईगिरी किया करता था, ठीक है, रथों के निर्माण किया करता था, मेटलर्जी, ये सब चीज़ें हैं। धातु को गला रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेटलर्जी बोलेंगे, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया, टैनिंग, वीविंग, चैरियट मेकिंग, ये सब ठीक है। तो चैरियट, ये वर्ड याद रखिएगा कि ये जो चैरियट है इसको बोलते हैं रथ। इसके ऊपर भी सवाल बार बार पेपर में आता है कि
कौन से लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पहले चैरियट बनाया, सबसे पहले बनाया, तो आप आर्यंस का नाम जो है लिखेंगे। ये आपको दिख रहा है कि घोड़ों की रेस जो है इनका फिर शौक हो गया था, फिर पेशा हो गया था कि भैया जो राजा महाराजा इनके बनेंगे, जो भी हेड बनेंगे, उनको घोड़ों पे लेके जा रहे हैं ना, तो ये शिकार भी करने जा रहे हैं तो घोड़े पे करने जा रहे हैं, घोड़ों के साथ ही घोड़ों की रेस हो रही है ना, तो ये इस तरीके से जो है इनके खेल भी बन गए थे। फिर इसके अलावा ये काउस को पाला करते थे और इनके पास कोई करेंसी नहीं थी, तो करेंसी के लिए ये क्या यूज़ करते थे, बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि जैसे आपको चाहिए 1 किलो चावल, तो आप अपनी 1 किलो गेहूं मुझे दे दो और मैं अपने 1 किलो चावल आपको दे देता हूँ, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता। उसका कारण ये है कि अगर मेरे को 1 किलो चावल चाहिए ही नहीं, तो मैं आपकी 1 किलो गेहूं, मैं आपको अपनी 1 किलो गेहूं क्यों दूंगा। मान लो कि मेरे को 1 किलो प्याज चाहिए, है ना, तो मैं उस बंदे को दूंगा ना कि जो मेरे को अनियंस दे, मैं क्यों दूंगा जो मेरे को गेहूं दे रहा है, समझ रहे हो। तो वो एक बहुत अजीबोगरीब सा सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम। तो इसलिए इन्होंने क्या रेफरेंस क्रिएट कर रखा था, बार्टर सिस्टम में सबसे अच्छा सिस्टम इनके पास क्या था, गाय का। तो ये गाय को यूज़ किया करते थे बार्टर सिस्टम में कि जैसे एक तुम मेरी गाय अपने पास रख लो, है ना, तो बदले में तुम मुझे ये दे दो, है ना, ऐसे करके ये गायें का एक्सचेंज। मान लो कि 10 गायें हैं इसके पास, इसको चाहिए कि पूरे साल भर का गेहूं चाहिए, तो ये बोलेगा कि मेरी गायें तुम ले लो, अपना सारे का सारा 1 साल का गेहूं मेरे को दे दो, तुम अगर फसल कर रहे हो तो। इस तरीके से इनका पूरा का पूरा सिस्टम चला करता था, ठीक है भाई। बार्टर सिस्टम का काउस के थ्रू ये बार्टर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे गाय को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सोने के आभूषण कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं मिलते हैं। एंड कुछ जगहों पे हमने देखा है कि शुल्क के रूप में गायें, घोड़े, ये सब भी दिए जाते थे। जब हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में कि बहुत सारे हवन होने लग गए, यज्ञ होने लग गए, तो फिर वो जो अच्छा कई बार क्या होता है कि शुल्क जो है कि आपने किसी से कोई सर्विस ले ली तो उसके एवज में आपने क्या देना है, तो कुछ कुछ जगहों पे हमें वो देखने को मिलता है कि ये सोना भी दिया करते थे या फिर अपने घोड़े दे दिए किसी को, सिर्फ गायें ही नहीं। तो कहने का मतलब है ये अभी भी वही सिस्टम चल रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ना, आप अगर ध्यान देंगे तो 1000 साल पीछे चला गया है। जबकि इंडस वैली का सिविलाइजेशन का सिस्टम जो है वो कहीं बेहतर था इनसे, बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। वो लोग बेचारे डेवलपमेंट पे ही ध्यान देते रहे, लेकिन इन्होंने जब आके तबाही मचाई, ख़त्म किया पूरी सिविलाइजेशन को। तो मैंने क्या बोला, आज अगर पूरी दुनिया को हम ख़त्म कर दें तो क्या हम वापस से इतनी ही आगे पहुंच पाएंगे जितनी आज हम डेवलपमेंट कर चुके हैं। इसको पहुंचने में पता नहीं 1000 साल लग जाए, पता नहीं 2000, पता नहीं 10,000 साल लग जाए। बिल्कुल भी ईजिली हम जल्दी से यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, है ना। आप ये सोचो कि पूरी दुनिया को ख़त्म करके अगर मान लो 100 लोग यहाँ पे बचे, तो आपको क्या लग रहा है कि वो 100 लोग यहाँ पे मेरी तरह पढ़ा रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। उनको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया के अंदर। तो सेम ऐसे ही इन्होंने क्या किया, एक जगह पे आके एक्सटिंग्विश कर दिया। अब करना क्या है ना। तो वही वाली चीज़ें जो पुराना चल रहा है इनका वही चल रहा है, जबकि डेवलप्ड चीज़ें इन्होंने तोड़ फोड़ दी। तो वो एक गड़बड़ हो जाती है। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें बहुत नुकसान होता है, सिविलाइजेशन का भी और डेवलपमेंट का भी, ठीक है भाई। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम जो करने वाले हैं वो लिटरेरी सोर्सेज की करने वाले हैं, जिसमें हमें अलग अलग स्क्रिप्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ये रियल वाली खरोष्टी स्क्रिप्ट है जो कि मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की साइट से देखी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फॉरेन के रिकॉर्ड्स मिलते हैं अलग अलग ट्रैवलर्स के, और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं जो कि खुदाई से मिलते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल वाला तो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इन 3 सोर्सेज पे आपकी नज़र डालना चाहूँगा। अब आपने देखिए कि महाभारत में एक चीज़ देखी होगी, इसको पढ़ना जो मैं बोल रहा हूँ, कामे च अर्थे च धर्मे च मोक्ष, ऐसे करके एक गाना आता था जब आप महाभारत वो वाला है ना, जो स्टार प्लस वाली थी आई थिंक, तो उसमें ये गाना चलता था। तो अब वहाँ से ये आपको याद रहेगा कि 4 गोल होते हैं एक व्यक्ति के पूरे के पूरे वैदिक अप्रोच को और उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। और ये वैदिक अप्रोच बता रहा हूँ मैं पूरे का पूरा, जो आर्यंस के थ्रू आया है। उसमें क्या है, ये बोलते हैं कि आपको सोसाइटी में रहना तो ये 4 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है, काम। दूसरा क्या है, अर्थ। तीसरा क्या है, धर्म। और चौथा क्या है, मोक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे जो है काम का मतलब देखिए कि ये भी हो सकता है कि आप रिप्रोडक्शन कह लीजिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह लीजिए, या फिर उसके बाद जो अर्थ है
दूसरा अर्थ का मतलब है कि आप जैसे ये अर्थ वाला जो है ये अर्थ दूसरा काम है, ये वर्क है, ठीक है, वो काम अलग है, वो एक रिप्रोडक्शन टाइप वाली थिंग होगी। और यहाँ पे जो अर्थ है इसका मतलब है कि आप अर्थव्यवस्था जैसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, यानी कि आप काम धंधा कर रहे हैं इस दुनिया में रहने के लिए, आप अर्निंग्स कर रहे हैं। फिर तीसरा जो आता है वो धर्म आता है, आपको धर्म का पालन करना है। और चौथा जो आता है अब आपकी मुक्ति यानी कि मोक्ष की बात हो रही है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि ये मैंने क्यों लिख दिया, पेपर में आते हैं, स्टार मार्क कर लेना, इनमें से पूछ लेगा कि वैदिक अप्रोच को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन से गोल होते हैं, उनमें से एक में ये होगा, है ना। तो फिर आपको अगर पता ही नहीं होगा चारों का, या उसने ये दे दिया या ये दे दिया, तो फिर आप इसका उत्तर मार्क नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करते हैं। अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन मैं पहले आपको बात करने वाला हूं जो धार्मिक स्क्रिप्ट्स हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। धार्मिक स्क्रिप्ट्स में आपको केवल वेदास के बारे में पता है, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, वैदिक एज से आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे इसी में क्या है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स भी हैं, पुराण भी हैं, वेदांग, उपनिषद, स्मृति स्क्रिप्ट, धर्मा स्क्रिप्ट, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो ऐसे करके बहुत सारे जो लिटरेचर हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वाइडर स्केल पे देखा जाए तो बहुत सारे ये जो लिटरेचर आपको दिख तो रहे हैं, लेकिन ये पता कहाँ से निकल रहे हैं, ये वेदों से ही निकल के आ रहे हैं बहुत सारे लिटरेचर। तो जैसे कि आप देखिए कि 4 वेद हैं हमारे पास, ये 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन्हीं वेदों से आगे जो है अलग अलग चीज़ें निकल के आई, यानी कि मान लो कि किसी का दिल किया कि इन वेदों के बारे में हम एक एप्लीकेशन पार्ट इनका लिख देते हैं, इनका मान लो कि क्रक्स लिख देते हैं, भावार्थ लिख देते हैं। आपका दिल किया कि आपने ये वेद पढ़े, आपका दिल किया कि इसको मैं एक आसान लैंग्वेज में लिख देता हूँ, अपने वेद से लिख देता हूँ, तो आपने लिख दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से अब किसी का दिल किया कि नहीं, इसमें से मैं केवल और केवल शिक्षा वाली थिंग्स जो हैं वो निकाल के लिख देता हूँ, किसी का कुछ मन किया, किसी का कुछ मन किया, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो अलग अलग इसकी भी आगे फर्दर कैटेगरी बन गई। अब इसमें देखिए कि इसके उपवेदा होते हैं, अप्लाइड नॉलेज जिसको कह देते हैं। तो हर किसी के अलग उपवेदा होते हैं, वो जब हम चारों वेद पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा उपवेद किसका है। लेकिन ये 4 आपको उपवेद दिख रहे हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये सब हम देखेंगे अभी, है ना, अर्थवेद। तो ये हो गए उपवेदा। इसके बाद जो है इसकी सब क्लासिफिकेशन होती है हर वेद की, ऐसा नहीं है कि एक वेद सिर्फ यही है ना। इसी की आगे सब क्लासिफिकेशन में क्या आता है, एक आता है संहिता, एक आता है आरण्यक, एक आता है ब्राह्मण, एक आता है उपनिषद, ठीक है। तो ये अभी मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक ब्रीफ आउट दे रहा हूं आप लोग को। फिर ऐसे ही जो वेदांग हैं, वेदांग में भी क्या होता है कि आगे जो है 6 वेदांग हैं हमारे। ये पेपर में सीधा क्या पूछेगा, बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, 4 दे देगा और पूछ लेगा, या फिर ये बोलेगा इनमें से कौन सा वेदांग है। तो आपको पता होना चाहिए, केवल नाम पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होना चाहिए। तो वेदांग में देखिए कि शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ता, कल्पा और छंद, ये जो है एक तरह से ऑक्सिलरी है पूरे के पूरे वेदों की, ठीक है भाई। तो ये कुल मिला के मैंने आपको पूरा वैदिक सिस्टम पढ़ा दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम थोड़ा सा इनको डेप्थ में पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, नहीं तो आपको समझ तो आएंगी नहीं, फिर ऐसे तो आधी अधूरी चीज़ मैं कभी भी नहीं करवाता हूँ। आप देखिए कि वेदांग या फिर हम कहें कि सूत्र लिटरेचर जो है वो क्या चीज़ है। अब आप देखिए कि ये जितने भी बनाए गए, मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये वेदों का एक तरह से आप अर्थ कह लीजिए, भावार्थ कह लीजिए, उसको डिफाइन करने के लिए कि किसी को वेद समझ में नहीं आ रहे हैं तो इन बुक्स का रेफरेंस से वो वेदों को आसानी से समझ पाए। और अगर आप मिलावट भी देखेंगे तो वेदों के अंदर को उतनी कम मिलावट है, लेकिन आगे वाली चीज़ों में ज़्यादा मिलावट है। जिसका जो दिल किया उसने लिख दिया, वही वाली कहानी है, ठीक है। और ये जितने भी हैं ये वेदों को अंडरस्टैंड करने के लिए, वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। और अगर मैंने आपको बोला था कि एक होती है श्रुति, एक होती है स्मृति। जो श्रुति है ये एक तरह से मेन चीज़ मानी जाती है हमारे लिटरेचर के अंदर, स्पेशली हिंदू लिटरेचर के अंदर, कि सबसे पौराणिक ग्रंथ जो हम बोलेंगे वो श्रुति को बोलेंगे एक तरह से। उसके बाद फिर आएगी स्मृति, ठीक है। उसके आगे फिर पुराण आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग पूरी की पूरी कैटेगरीज बन रही हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन श्रुति को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रुति है वो कौन है, वेदास हैं। वेदास को हम बोलते हैं श्रुति है। लेकिन वहीं पे स्मृति, जैसे मनुस्मृति हो गई, है ना, बहुत सारे आपको उसके अंदर नेगेटिव थिंग्स देखने को मिलती हैं। तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि भैया ये चल क्या रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ है कि श्रुति में आपको उतना ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती जितनी आपको स्मृति में देखने को मिलती हैं, मिलावटें देखने को मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेदांग। तो वेदांग जो हो गया एक तरह से श्रुति से ही निकल के आ रहे हैं, लेकिन है ये क्या, स्मृति की। ऐसे समझिए कि जैसे आज आपके घर में एक कहानी चल रही है पूरी, और फिर ये जो है कहानी आपने अपने बच्चों को बताई, फिर उन बच्चों ने आगे बताई, इस तरीके से चल रही है, स्मृति के तौर पे चल रही है, ठीक है। अब देखो ये स्मृति रानी मत समझ लेना यार तुम लोग कहीं।
देयर आर 6 वेदांग्स, तो 6 वेदांग हैं, अभी मैंने आपको बताया ही है उनके बारे में, लेकिन उनको इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और या फिर कहीं की प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं आज की डेट में वो भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। जैसे एक है फोनेटिक्स, अब पेपर में फोनेटिक्स भी लिखा सकता है या फिर शिक्षा भी लिखा सकता है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, शिक्षा, फोनेटिक्स को। फिर इसके बाद रिचुअल्स को क्या बोलेंगे, रिचुअल्स किस चीज़ के है ना, तो ये बोलेंगे आप रिचुअल्स और सेरेमनी, जिसको हम कल्पा में बोलते हैं, ठीक है। रिचुअल्स और सेरेमनीज यानी कि कल्प, जिसको आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद जो है ग्रामर, तो ग्रामर को हम क्या बोलते हैं, व्याकरण, हिंदी में भी व्याकरण ही बोला जाता है। फिर इसके बाद जो है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या है कि जहाँ ये देखिए कि ये वैसे भी आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप पढ़ते होंगे कि एक रूट वर्ड है और उससे कई वर्ड्स बन रहे हैं, तो वही चीज़ होती है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को एटिमोलॉजी बोलते हैं। ये अगर हम वैदिक फॉर्म में देखेंगे तो किसको बोलते हैं, निरुक्ता को बोलते हैं, ठीक है, निरुक्ता को बोलते हैं एटिमोलॉजी, जिसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशंस दी होती हैं। फिर इसके बाद क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, छंद को बोल रहे हैं। एंड लास्ट इज एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं। तो ये 6 जो हैं पूरे के पूरे, ये क्या बन जाते हैं, वेदांग बन जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी में वो थे तो आप देखेंगे कि हिंदी में जैसे व्याकरण व्याकरण ही है, ज्योतिष ज्योतिष ही है, तो समझ सकते हैं कि हिंदी में तो वही चीज़ें ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो श्रुति है उसको सबसे पुराना माना जाता है, तो श्रुति जो है वो किस युग से बिलोंग कर रही है, 4 युग होते हैं, आपको पता होना चाहिए है। पहला युग कौन सा है, सतयुग। अब दूसरा युग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं द्वापर है क्योंकि 2 हो गया है ना, और त्रेता को वो तीसरा समझ लेते हैं। ऐसे मत कीजिए, आप नीचे से शुरू कीजिए युगों को, जैसे कि यहाँ पे आप कर लीजिए है ना, ये हो गया कलयुग, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कलयुग के बाद आ गया द्वापर, द्वापर, ठीक है, ये 2 हो गया। अब तीसरा यहाँ पे त्रेता, और फिर जो है सतयुग। आप नीचे से शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऊपर से करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गड़बड़ हो गई है कुछ, ठीक है। तो ये जो है 4 युग हुए हैं। जो भगवान राम का जन्म है वो त्रेता युग में माना जाता है, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है। समझ गए इस चीज को। अब जो श्रुति लिटरेचर है ये कहाँ से आ रहा है, ये बोला जाता है ये सतयुग से आ रहा है। उसके बाद जो स्मृति है, स्मृति कहाँ से आ रहा है, वो बोला जाता है कि ये त्रेता युग से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद जो पुराण है वो द्वापर युग से बिलोंग करते हैं। और चौथा है तंत्र, तंत्र विद्या है ना, ओम क्रीम क्रूम चामुंडाय स्वाहा तो ये जो है ये कलयुग से बिलोंग करता है। 4 मैंने आपको सिस्टम ये बता दिए, अगर पेपर में पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं, आर्यंस हैं या फिर वैदिक लोग कह लीजिए, ये लोग जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खेती में किसका किया करते थे, यावा का, ठीक है, यावा, या फिर इसको बारले भी बोल देते हैं, आपको अगर पता हो तो, आप खाते हो तो। जौ अगर आपने सुना हो तो जौ जो है वही है, ठीक है, यावा। इसके अलावा एक शब्द का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे, गोध्युम। तो गोध्युम जो है ये किसको बोला करते थे, आज आप गेहूं खाते हैं तो गेहूं को ये लोग क्या बोलते थे, गोध्युम, गेहूं गोध्युम, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है, व्हीट को। तो इसके बाद जो है राइस को, चावल को ये लोग क्या बोला करते थे, व्रीही बोला करते थे। कुछ टेक्स्ट में इसको ब्रीही भी लिखा हुआ है, ब्रीही या फिर व्रीही, तो कुछ भी आ जाए आप पेपर में मार्क करने के योग्य रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि सीता माता की जो कहानी है वो किससे जुड़ी है, कि जनक जी को यानी कि इनके फादर को सीता कहाँ से मिल रही है, धरती से मिल रही है एक मटके के अंदर, है ना। तो वहीं से ये चीज़ ध्यान आएगी कि सीता शब्द जो है इसका मतलब इनके लिए आर्यंस कह लीजिए या वैदिक लोग कह लीजिए, इनके लिए क्या था, प्लॉड फील्ड था, है ना, जुता हुआ खेत जिसको बोल सकते हैं। सीता का मतलब वही था, तो शायद ये हो सकता है कि सीता माता का नाम भी उसी एंगल पे रखा गया हो। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर ही आपको जो है पहिए के बारे में पता लगता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं तो हमें पहिए का नियोलिथिक में भी पता था, लेकिन जब मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं तो आप अब उसको मत बीच में घुसाना, सब चीजें अलग अलग चल रही हैं, आपस में कनेक्शन बिठाने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इसीलिए वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो आप सीधा बोलो कि कौन से वैदिक काल में हमें पता लग रहा है। वैदिक काल भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक अर्ली वैदिक काल, एक लेटर वैदिक काल। अभी शुरू तो होने दो वैदिक काल, ये तो अभी मैं पूरे का पूरे डिस्क्रिप्शंस बता रहा हूं आपको, अभी तो लिटरेचर बता रहा हूं। वैदिक काल तो अभी असली शुरू होना है, उसकी पूरी सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, है ना। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों के बारे में बात चल रही है। तो ऋग्वेद के अंदर जो है व्हील के बारे में यानी कि पहिए के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा वैदिक टर्म्स में उर्वरा और क्षेत्रा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो जिस भूमि पे आप कृषि कर सकते हो, कृषि योग्य जो भूमि होगी, कल्टिवेबल लैंड हो गई या कल्टिवेटेड फील्ड्स हो गए, उसको हम बोलते हैं उर्वरा या क्षेत्रा। समझ गए इस चीज को। चलिए, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें, आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी बुक आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल बाद में देख रहे हैं 10-12 दिन बाद इस वीडियो को, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुक आ चुकी होगी। जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे जाएंगे, है ना, ये हमारी एप्लीकेशन है जीवी कक्षा एप्लीकेशन, तो आपको सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेंगी। वो किताब ले लेना, वहीं से आपका भला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, बुक से ही। इसके अलावा
एक फ्रॉग हाइम है, मेंढक की पूरी एक कहानी के बारे में डिपिक्ट किया हुआ है। ये कहानी किसके बारे में बताती है हमें, तो आपको बोलना है कि ये ऋग्वेद के अंदर जो है हमें वैदिक एजुकेशन के बारे में एनलाइटन करती है, समझ गए। इसके अलावा एक शब्द है ऋग्वेद का दुहित्री। आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये छोटे छोटे शब्द, ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ भैया कि ऋग्वेद काल में दुहित्री का मतलब क्या होता था। अगर आपको ये नहीं पता हुआ ना तो पेपर में फिर आप उत्तर मार्क नहीं कर पाओगे। मैंने जितनी भी चीज लिखी है एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते, सब याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। दुहित्री का मतलब होता है मिल्कर ऑफ काउ, जो गवाले हो गए ना एक तरह से, जो काउ का दूध दूहते हैं उनको बोल देते हैं दुहित्री। ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला ना उस टाइम पे गाय की इंपॉर्टेंस बहुत हुआ करती थी। ये लोग क्या किया करते थे, गाय को बार्टर सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। तो जो नंबर ऑफ काउज हैं कि किसके पास कितनी गायें हैं, ये अगर आपको एक, क्योंकि गाय की भी अलग अलग प्रजातियां होती होंगी या नस्लें होती होंगी, जैसा भी इनका सिस्टम था, क्योंकि अब ये हो सकता है ना कि एक गाय मान लो कि 10 किलो दूध दे रही है, एक किलो दूध दे रही है, तो फर्क हो गया ना। तो ये जो है गाय का जो नंबर है उसको कैलकुलेट करने के लिए कि इसके पास कितनी गाय हैं, इसके पास कितनी गाय हैं, है ना, तो वो सारी चीजें करने के लिए अष्टकर्णी मेथड होता था। ये अष्टकर्णी मेथड का इस्तेमाल किया करते थे। इनको काउंटिंग वगैरह ऐसे नहीं आती, तो ये अष्टकर्णी मेथड से इस्तेमाल करते थे। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि पहला ऐसा शहर बताओ वैदिक पीरियड का, पहला टाउन बताओ जहां पे हमें बर्न्ट ब्रिक्स देखने को मिली है, जली हुई ईंटें देखने को मिली है। आप देखो कि वहां हड़प्पा काल में हमें जगह जगह जली हुई ईंटें देखने को मिल रही है, यहाँ पे बताओ हमें देखना पड़ रहा है कि कहाँ मिल रही है। तो कौशंबी ऐसी पहली जो है जगह है, ये बाद में जनपद भी बनेगा, वो जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो फर्स्ट टाउन जो है कौशंबी है, कौशंबी राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है बर्न्ट ब्रिक्स इन वैदिक काल। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल की बात हो रही है। इसके बाद पहला ऐसा रेफरेंस बताइए जिसके अंदर क्या है कि इंटरेस्ट पे मनी दी जाती है। अब इंटरेस्ट पे मनी कैसे होती है, जैसे साहूकार वगैरह देते हैं, है ना, आपने लैंडलॉर्ड से ले लिया, आड़ती से पैसे ले लिए, या फिर कहें कि एक बैंकिंग सिस्टम हो गया। आज बैंक बन गए हैं ना, ये सब पुराने जमाने के सिस्टम थे, लेकिन इनको भी एक बैंकिंग टर्म्स तो दे ही सकते हैं ना, है तो ये बैंकिंग का ही सिस्टम। तो ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है कि किसी को ब्याज पे पैसे दे दिए, है ना, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें शतपथा ब्राह्मणा बुक के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेंटिंग्स जो है हमें देखने को मिलती है। हरियाणा के अंदर एक गांव है भगवानपुरा, मैं खुद कई बार यहाँ पे गया हूँ, सच बता रहा हूँ, है ना। तो पेंटिंग तो मैंने नहीं देखी है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने विजिट की हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद केमिकल इंजीनियर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो है भगवानपुरा, यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है किस काल की, वैदिक काल की। और अगर आपको सच में पेंटिंग्स देखने का मन ही है तो दिल्ली में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर जो है वैदिक काल की पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की लगी हुई हैं, तो आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग का एक पूरा फ्लोर बना रखा है भाई दिल्ली के अंदर, म्यूजियम के अंदर। तो आपको अगर इंटरेस्ट है ना इन सब चीज़ों में, जैसे अभी आपने मेरी वीडियो देखी, तो कभी फ्यूचर में जरूर जाना वीडियो देखने के बाद, तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो पेंटिंग्स का मैंने बता दिया, हरियाणा के अंदर भगवानपुरा में हमें ऋग्वैदिक काल की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पुलिस का जो सिस्टम है, ये कोतवाली उस टाइम भी हुआ करती थी, कोतवाल हुआ करते थे, पुलिस हुआ करती थी कि सिस्टम को कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये पुलिस का सिस्टम कौन से उपनिषद में हमें देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें पुलिस सिस्टम देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आप देख लीजिए, फटाफट से हिंदी वाले भी देख लीजिए, ये सारी की सारी कहानी है। अब आगे बात करते हैं हम उपनिषद की, ठीक है। उपनिषद जो है एक तरह से बोला जाता है कि यहाँ पे देखिए, आप जरा एक फोटो दिखाता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये दिख रही है फोटो, जैसे ये ऋषि है, ऋषियों के पास में बैठ के जो इनके शिष्यों ने इनसे इंफॉर्मेशन हासिल की, उसी को एक तरह से उपनिषद बोल दिया जाता है। यानी कि सिटिंग बिसाइड, पास में बैठना, देख रहे हैं पास में बैठे जैसे, तो इसी को उपनिषद भी बोल दिया जाता है, या सिटिंग बिसाइड या सिटिंग नियर भी बोल दिया जाता है। तो वो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋषियों से जो उनके शिष्यों ने, उनके डिसिपल्स ने एक ज्ञान हासिल किया, वो उन्होंने किस में डाल दिया, उपनिषद में डाल दिया। इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने क्या है कि अपने ऋषि जो उनके एक तरह से गुरु हैं उनसे समझा, और उन्होंने पूरे पूरे वेदों के उस ज्ञान को फिर उपनिषद में डाल दिया। अब इसके अंदर वो अलग बात है कि बाद में लोगों ने बहुत मिलावटें की, वो दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर टोटल उपनिषद की बात करते हैं तो है तो 108, लेकिन हम जो बोलते हैं प्रमाणिक उपनिषद जो है वो 13 ही माने जाते हैं, या फिर इसको कहें कि मुख्य या मेजर जो है वो 13 ही माने जाते हैं। क्यों हम 13 ही मानते हैं, तो वो हम बोलते हैं कि भैया जितने भी आप देखिए कि वैदिक के बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं, जैसे कि आप शंकराचार्य की बात करें, तो ये जो लोग हैं
इन्होंने जिन उपनिषद को पूरा पढ़ा और उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां दी हैं, अच्छे से उसको एनालाइज किया है, उनको हम प्रमाणिक मान लेते हैं। अब आज की डेट में आप किसी को उपनिषद पढ़ाने बैठ दो तो पता भी नहीं लगेगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। लेकिन उस टाइम के लोगों ने, जो भी उस टाइम पे अच्छे अच्छे धर्मगुरु बड़े बड़े हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा एनालिसिस को दे दिया, इतना पूरा टाइम लगा दिया, क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती ना उसको समझने की भी। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कि भैया ये प्रमाणिक है, ये क्रॉस वेरीफाई हो चुके हैं। आप ऐसे ही समझिए कि हम एक किताब बना रहे हैं, उस किताब को एक तो यूं ही है कि यूं ही दे दिया, और दूसरा है कि उसमें पूरा चेकिंग कर ली कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो जो एरर चेक कर लिया उसको बोलेंगे प्रूफ रीडिंग हो चुकी है इसकी। वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि ये हो गया प्रमाणिक उपनिषद। फिर उपनिषद जो है ये फिलोसफिकल वर्क है, वो तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये है क्या चीज़, ये वेदों का ही ज्ञान कंठ है जो कि शिष्यों ने अपने ऋषि गुरुओं से हासिल किया। तो इसको ज्ञान कंठ या ज्ञान भी बोल देते कई लोग, तो ज्ञान कंठ ऑफ वेदास है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक वेद ऐसा है, वेद तो नहीं कहेंगे, उपनिषद कहेंगे, एक उपनिषद ऐसा है जिसको बोला जाता है सीक्रेट ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु का रहस्य जिस उपनिषद को बोला जाता है। वो किसको बोला जाता है आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कठोपनिषद को जो है मृत्यु का रहस्य या सीक्रेट ऑफ डेथ बोला जाता है। इसके बाद एक शब्द है सत्यमेव जयते। ये हमने भारत ने मोटो लिया है, एज ए मोटो ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन पीपल कह सकते हैं इसको। 26 जनवरी 1950 के आसपास हमने इसको अडॉप्ट किया था। अब ये कहाँ से अडॉप्ट किया, सत्यमेव जयते, है ना। आपने जगह जगह पे एम्बलम के ऊपर भी देखा होगा सत्यमेव जयते। आप कोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमने ये मुंडक उपनिषद जो है वहाँ से उठाया है, सत्यमेव जयते। इसके अलावा बृहदारण्य जो है, बृहदारण्य के बारे में हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पुलिस वाले सिस्टम के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस उपनिषद के अंदर हमें डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड कर्मा मिलता है। यानी कि ये कर्म के सिद्धांत की बात कर रहा है कि जैसे आप कर्म करेंगे उसके बाद आपकी जो आत्मा है उसको उस हिसाब से शरीर मिलेगा अगला, आप ऐसे कह सकते हैं ना। अच्छे कर्म करोगे तो आप देखिए कि कुछ कुत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं ना, बड़े बड़े सेठों के पास रह रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, और कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो बाहर गली में भटक रहे हैं। तो वही है कि दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, आप एक तरह से कह सकते हैं। वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में शिफ्ट होगी, और वो भी उसके कर्मों के अकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा जो यज्ञ है या फिर यज्ञ कह लीजिए आप इसको ऋग्वेद काल में या फिर उपनिषदों में कह लीजिए, इससे अच्छा तो कि उपनिषदों में इसको ब्रोकन बोट बोला गया, टूटी हुई नाव के साथ जो है यज्ञ की तुलना की गई है। अब इसके बाद आते हैं पुराण। देखो मैंने आपको वेदों के बारे में मोटा मोटा बता दिया, वेदांग के बारे में बता दिया, वेदांग के बाद मैंने उपनिषद के बारे में आप लोग को बता दिया। अब मैं पुराणों के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और ये देखो इनके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसे तो ये इतने बड़े हैं कि हम इनको चाहे पूरा इतना मोटा तो मैं फिर उपनिषद का बना दूंगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। हमें अपने काम की चीज़ें निकालनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों का जो है इसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी कहानियाँ रची गई हैं। जैसे आपने बचपन से अपने नाटक देखे होंगे, विष्णु पुराण नाटक देखा होगा, है ना, आता था, वो विष्णु पुराण के ऊपर ही है। ये नाटक आता था बचपन में, हम देखते थे, है ना, भगवान विष्णु की कहानियां उसमें बताई जाती थी। शिव पुराण के, है ना, भगवान शिव की कहानियां बता। तो कहने का मतलब है कि जो पुराण है ना उनके अंदर रखी गई हैं कहानियां, और कहानियां लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। और इन कहानियों में ही जितने भी आप देखेंगे पुजारी लोग हैं, इन्होंने इतनी मिलावटें की कि लोगों को उसमें कंट्रोल में लाया जा सके। आप देखिए कि जितने भी इनको उल्टे पुल्टे काम करवाने थे भगवान से कराया करते थे पुराणों के अंदर, है ना। तो ये इतनी मिलावट इन्होंने की कि उसके बाद इनकी ऑथेंटिसिटी खत्म होनी शुरू हो गई। तो आज देखिए क्यों लोग इतना क्वेश्चन मार्क कर देते कि अरे आपके इस धर्म ग्रंथ में तो ऐसे लिखा है, उसमें वैसे लिखा है। तो किसका कौन कारण है उसका, है ना। कुछ लोग तो हैं ही हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें की। तो एनीवेज उसमें नहीं जाएंगे। बट अगर बोला जाए कि इसको स्टार्ट किसने किया, कंपोज किसने किया, या फिर इसके रचयिता कौन है, तो लोमर्ष ऋषि हैं और उनके बेटे उग्रश्रवा हैं, ठीक है। आप इसको संगीतकार कह लीजिए या रचयिता कह लीजिए, लोमर्ष और उनका बेटा उग्रश्रवा। इसके अलावा कि किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और जो पुराणों को पढ़ते थे उन लोगों को क्या बोला गया, पुजारी बोला गया। मैंने इसीलिए शब्द अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया कि पुजारियों ने, कईयों ने इसमें मिलावटें कर दी, तो मैंने इसीलिए वर्ड पुजारी इस्तेमाल किया, मैंने कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। बहुत फ़र्क है हर वर्ड के अंदर यहाँ पे। तो पुजारी सिस्टम जो है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ना पसंद हो, लेकिन स्टिल ठीक है जो भी है। इसके बाद विमेन और शूद्र जो लोग हुआ करते थे। अब देखो कि यही जो चक्कर है सारे का सारा, कि जो पुजारी सिस्टम है आप लोग को भी शायद उतना अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कि बोल रहे हैं कि जो शूद्र लोग हैं, जो निचली जात के लोग हैं, या फिर जो विमेन हैं,
तो इन सबको क्या किया जाता है कि भैया तुम जो है ना तो वेदों को सुन सकते हो ना पुराणों को सुन सकते हो, मतलब सॉरी सुन नहीं सकते कि पढ़ नहीं सकते, ये लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ना विमेन ना शूद्र, इनको इन्फीरियर टाइप का माना जाता था, है ना। लेकिन सुन सकते हैं, बस बैठे हो सुन लो, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है पुजारी का कोई भी। अब कानों के ऊपर क्या कंट्रोल है, लेकिन हाथों के ऊपर कंट्रोल है ना, कि आप हाथ नहीं लगा सकते। देखने के ऊपर कंट्रोल है कि देख नहीं सकते। सुनने के ऊपर कंट्रोल कैसे करे पुजारी, ये थोड़ी बोलेगा कि कान में डूडने लगा के बैठ जाओ, डूडने होते ही नहीं थे तब तो क्या कान में लगाएंगे। तो इस वजह से ये लोग विमेन और जो शूद्र हैं इनको एक तरह से इन्फीरियर ट्रीट किया गया, और इनको बोला गया कि आप कभी भी इनको पढ़ नहीं सकते, जितने भी पुराण हैं वेद हैं आप केवल इनको सुन सकते हो। इसके अलावा टोटल नंबर अगर पुराणों का बोला जाए तो 18 पुराण है हमारे पास, और सबसे बड़ा पुराण अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो स्कंद पुराण जो है इसको सबसे बड़ा पुराण बोला जाता है। इसके अलावा सबसे पुराना या फर्स्ट पुराण बोला जाएगा तो ब्रह्म पुराण है, ठीक है। ब्रह्म पुराण जो है इसको आदि पुराण भी बोला जाता है और फर्स्ट पुराण भी बोला जाता है, फर्स्ट महापुराण, ठीक है, ब्रह्म पुराण हो गया। तो इसके अलावा आपसे कई बार पूछता है कि अध्यात्म रामायण जो है, अध्यात्म रामायण ये कौन से पुराण में हमें देखने को मिलती है, तो ये है जो है ये ब्रह्म पुराण है, लेकिन ये है ब्रह्मांड पुराण, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कर देना, वो हमें ब्रह्मांड पुराण में, ये लास्ट पुराण में हमें देखने को मिलती है अध्यात्म रामायण। इसके अलावा कुछ कुछ मेजर पुराण जो हैं ये राजाओं से रिलेटेड भी हैं, जो राजाओं के कार्यकाल के बारे में भी थोड़ा सा डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी पुराण हैं, अब ये राजाओं के बारे में कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं, मैं अगेन बोल चुका हूँ कि ये शायद बहुत बाद में बनाएंगे, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे राजा का कार्यकाल चल रहा था, उन्हीं के कार्यकाल में इनकी या तो रिफाइनमेंट की गई या इनके अंदर मिलावटें की गई या जो भी किया गया। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी पुजारी करेगा तो वो उस टाइम का जो राजा है ना उसको अंडर में लेके ही करेगा, ऐसे सिस्टम नहीं चलता है ना कि खुद से ही सब कुछ करे जाओ। तो पावर और दिमाग का जो खेल है पूरे का पूरा धर्म का, ये एक साथ चलता है। तो इस वजह से आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे जो पुराण हैं उनके अंदर कई राजाओं का डिपिक्शन भी मिल रहा है। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि भैया जब ये इतने पौराणिक ग्रंथ है तो इनमें इन राजाओं का डिपिक्शन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी अभी हम नहीं घुस रहे हैं। एनीवेज आप देखिए कि जो है मत्स्य पुराण में जो है आंध्रा और सतवाहना जो लोग थे, ये राजा थे, इनके बारे में बताया गया है, ये इनको बिलोंग करता है। पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं इन पे, प्लीज़ इनको पढ़ लेना, है ना। और इसके बाद विष्णु पुराण के अंदर जो है मौर्यन वंश के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, यानी कि इनसे लिंक्ड है पूरे का पूरा, या फिर कह लीजिए कि इन लोगों ने इसको एक तरह से रिकम्पोज करवाया, ये भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जो वायु पुराण है ये गुप्ता डायनेस्टी ने रिकम्पोज करवाया। फिर ब्राह्मण पुराण जो है ये पुरु वंश ने इसको रिकम्पोज करवाया। इसके बाद जो भगवत पुराण है, इसके बारे में अगर भगवत पुराण के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज भी भागवत की कथा होती है, अगर आपने देखा होगा 10-10 दिन तक लोग भागवत की कथा करते हैं, तो वहाँ पे जो है वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। इसमें भगवत पुराण में ही लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान मानिए और उनकी पूजा कीजिए। और ये किस जगह पे लिखा हुआ है इस ग्रंथ के अंदर, ये 10th स्कंद में लिखा हुआ है ना, 10वें स्कंद के अंदर, भगवत पुराण के 10वें स्कंद में ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपको उपनिषद भी बता दिया, वेद भी बता दिया, पुराण भी बता दिया, अब ब्राह्मण्स के बारे में भी बता देता हूँ ना। तो ब्राह्मण्स जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है इसके अंदर जो बताया गया है, एक तो यज्ञों के बारे में बताया गया और रिचुअल्स के बारे में यानी कि अनुष्ठानों के बारे में बताया गया। दूसरा, आपको अगर मेजर ब्राह्मण बुक्स देखनी है तो वो कैसे लिंक्ड है वो आप देखिए। जैसे कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जो है मैंने बोला ना ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं, तो ये किस ब्राह्मण से लिंक्ड है वो आपको समझना है। ये है लिंक्ड ऐत्रेय ब्राह्मण, या फिर ये कहें कि ये चीज़ जो है ये इस वेद से लिंक्ड है एक तरह से, ये ब्राह्मण्स जो है वो इस वेद से लिंक्ड है, कुछ ऐसे आपको समझना है। क्योंकि ये बाप हो गया तो ये बेटा हुआ, वही वाली कहानी है ना। तो बच्चा जो है वो बाप जैसा दिखेगा, बाप बच्चे जैसा दिखे ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। तो वही वाली कहानी कि इन वेदों से ये ब्राह्मण्स जो है लिंक्ड हैं। अब जो है ऐत्रेय ब्राह्मण, शंखायन ब्राह्मण, काशीतकी ब्राह्मण, ये जो है ये ऋग्वेद से लिंक्ड है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, ये देखिए इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बता के भी आ रहा हूँ। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर इसके बाद देखिए कि जैसे ये हो गया पंचाविश हो गया, तांडव्य हो गया, इसके बाद षड्विंश हो गया, संविधान ब्राह्मण हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया, मंत्र ब्राह्मण हो गया, जैमिनी ब्राह्मण हो गया, ये सब जो है ये सामवेद से लिंक्ड है। नेक्स्ट है अथर्ववेद से कौन से लिंक्ड है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से लिंक्ड है। ये पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जी हाँ, अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण इज
लिंक्ड टू विच वेदा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इट इज़ लिंक्ड टू कृष्ण यजुर्वेद। ऐसी शतपथ ब्राह्मण का पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा शुक्ल यजुर्वेद। इस तरीके से ये चीज़ें जो है मैंने लिखी हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, एक भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये मत सोचना कि इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक मेरे को बताइए कि जो महाभारत का निर्माण है, महाभारत का निर्माण भी ऐसा बोला जाता है कि इसी कार्यकाल में किया गया है, बट एनीवेज वो कहानियाँ तो हमें ये बताती हैं कि श्री गणेश जी ने आके उसको लिखा पूरे का पूरा और वेद व्यास जी ने बोला, बट कुछ जो टेक्स्ट हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने इसी ड्यूरेशन में लिखा है वैदिक काल में। तो हम देख लेते हैं, उस ज़्यादा चक्रों में हम घुसते नहीं हैं। आप देखिए कि जो महाभारत है, महाभारत ये किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है, इसी कार्यकाल में लिखी है। और रामायण का तो मैं बता ही चुका हूँ ना, रामायण का तो पता ही है, सबको ही पता होगा। रामायण जो है वो लिखी है आपका वाल्मीकि जी ने, ठीक है, वाल्मीकि जी ने। और यहीं पे ही रामचरितमानस ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपका तुलसी दास। कंफ्यूज मत करना, तुलसीदास इस टाइम पे हुए ही नहीं है, ये तो आप समझिए कि वो अकबर के कार्यकाल के आसपास की बातें हैं। तो ये जो है ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिए तुलसीदास के बारे में। रामायण वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास। अब जो आर्यंस है ये अपने आप को एक तरह से बार बार यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई है कि जितनी भी महाभारत की कहानियाँ और रामायण की कहानियाँ हैं ये लोग सुनते आ रहे थे और ये उनको एक तरह से अपना आइडियल मानते थे, और इन्होंने अपने जो वैदिक लिटरेचर है उसमें महाभारत और अपना रामायण इन दोनों को ही रेफरेंस बना के बहुत सारी अपनी कहानियाँ जो हैं, बहुत सारी प्रोज हैं जो यहाँ पे अंकित किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों का ही मैंने बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ हुई होंगी। ठीक है जी, आगे देखें और क्या बचा है इसके अंदर। ठीक है, कुछ वैदिक बुक्स और हैं। एक है मैत्रेयनी। मैत्रेयनी जो वैदिक बुक है इसके अंदर जो है गैम्बलिंग, अल्कोहल और विमेन, इन तीन चीज़ों को आदमी के तीन दोष बताया गया। मैंने बताया ना कि विमेन को थोड़ा इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। इसके अलावा मनुस्मृति को जो है सबसे पुरानी स्मृति बुक बोला जाता है, और ये जो है मनुस्मृति ये किसके कार्यकाल में लिखी गई? शुंग एम्पायर के में। अब आप देखिए कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसने क्या किया था, बृहद्रथ था जो मौर्यन का आखिरी राजा, उसको किल करके खुद जो है पुष्यमित्र शुंग जो है राजगद्दी पे बैठता है, और जो एक ऋषि हैं उसी के कार्यकाल के, उनका नाम है भृगु ऋषि। ठीक है, तो भृगु ऋषि ने जो है ये मनुस्मृति लिखी है। यही मनुस्मृति के अंदर मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे जब तो धर्मगुरु यहीं पे लड़ते रहते हैं जितने भी अभी आज की डेट के हैं कि मनुस्मृति में ये लिख दिया, मनुस्मृति में वो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज की डेट में हमें सही नहीं लगती हैं और आपको भी सही नहीं लगेंगी किसी भी तरीके से, है ना। तो फिर वो जो है एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेक्शन अगर नेगेटिव वाला हटा के आप पॉजिटिव देखेंगे तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन अगर आप वो नेगेटिव चीज़ देखने लग जाओगे तो फिर आपका विश्वास ही उठ जाएगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, इसके बाद जो है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है ये किस समय की इंफॉर्मेशन दे रही है? तो ये गुप्ता एरा की हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रही है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे जो आपको पता होना चाहिए कि इनके भी दो सेक्ट्स हैं, एक है हीनयान, एक है महायान। वो बुद्धिस्ट बुद्धा के बारे में पूरा पढ़ेंगे ना तो वहाँ बता दूंगा आपको। कहने का मतलब है कि इसमें जो हीनयान की जो मेन बुक है ना उसका नाम है कथावस्तु, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के पूरे लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है। इसके अलावा जो जैन लिटरेचर के अंदर देखेंगे तो मेन बुक कौन सी है? भगवती सूत्र है, जिसके अंदर भगवान महावीर की पूरी लाइफ के बारे में लिखा है। इसके बाद जैन लिटरेचर की एक किताब है कल्प सूत्रा, इसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी है जैनिज्म की, और फिर आगे जो है ये डिवाइडेड है 12 अंगों में। तो ये कुल मिला के मैंने आपको बताया रिलीजियस बुक्स के बारे में बता दिया। ठीक है, एक और चीज़ है कि जितनी भी किताबें लिखी जाती थी ये क्या इनके पास क्या पेपर होता था वाइट पेपर जैसा आज की डेट में? ऐसा नहीं था, ये पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी। तो पेपर में एक सवाल आ रखा था आपका, जी हाँ ये डायरेक्ट सवाल आया है कि ये जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं लिखी जाती थी किस पे लिखी जाती थी? तो आप बोलेंगे ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी। ठीक है, ताड़ के पत्तों पे ये सारी की सारी लिखी जाती थी। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, दोबारा फिर आ सकता है। तो कुल मिला के ये हो गया, मेरे को लगता है कि हो गया, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो राइटर्स है ना, अलग अलग राइटर हुए हैं ना, जैसे चाणक्य से हमें पता लगता है या मेगास्थनीज के टेक्स्ट से हमें पता लगता है बहुत सारी चीज़ें, है ना।
कल्हाना के टेक्स्ट से पता लगता है। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें मैंने पूरा ब्रीफ आउट कर दिया आप लोगों को कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, कि ये सिस्टम मिल रहा है, वो सिस्टम मिल रहा है, अलाना फलाना धमकाना, सब मैंने आप लोग को बता दिया है जो पेपर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग राइटर्स की बुक्स का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट सवाल हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वैदिक की पूरी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। मोटा मोटा तो वैदिक का मैंने पूरा बता ही दिया है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है ना तो नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है इन चीज़ों में। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको यूँ ही बता दिया और आप यूँ पढ़ेंगे ना, आपको वैसे तो नींद आने लग जाएगी। और मैंने जिस तरीके से आपको चीज़ों को बताया है, कहानियाँ लिंक करके, अब जैसे शुंग का बताना था तो पुष्यमित्र शुंग की एक कहानी वहाँ पे रिलेट कर दिया। हालांकि उन कहानियों को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक को रिलेशन जब बिल्ड किया जाता है तो एक टीचर का यही काम होता है, ठीक है। मेंटोर और टीचर में बहुत फर्क होता है। मेंटोर केवल आपको गाइड कर सकता है, लेकिन टीचर आपको पूरी नॉलेज देता है, ठीक है। तो दोनों शब्दों को कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने पुजारी वाले शब्द का बताया था, ठीक है। पुजारी और पंडित में बहुत फर्क होगा, वही वाली कहानी है। चलिए, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी जो एप्लीकेशन है इसको 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट वर्थफुल लग रहा है तो। और 10 लोगों को प्लीज़ जाके ज़रूर बताइए ताकि सबको हमारे इस कंटेंट के बारे में पता लगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।